सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिंग नमस्कार। जल्दी से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। जल्दी से स्टूडेंट को लिंक शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप जो भी यूज़ करते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ पर एक बार लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। फिर हम क्लास चालू करेंगे। आज बहुत ही अमेजिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ आपके लिए। जल्दी से कर दीजिए एक बार लाइक, वीडियो लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को। जल्दी से वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू आते हैं, जैसे कमलेश हैं, फरीद है, हिमांशु है, विजय है, बहुत से हैं। नाम में अभी मेरे को पता नहीं है थोड़ा, बाकी सबका नाम लूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो का लिंक शेयर कर दिया सबने। चलिए अब शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गुणसूत्र में जीन से जीन की दूरी मापने की इकाई है। देखो, गुणसूत्र में जीन से जीन के बीच की दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन ए सेंटीमॉर्गन, ऑप्शन बी माइक्रोन, ऑप्शन सी सेंटीमीटर और ऑप्शन डी कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करके बताइए लाइव चैट बॉक्स में। देखो, वीडियो के नीचे 2 प्रकार के बॉक्स हैं, एक तो है लाइव चैट बॉक्स और एक है कमेंट बॉक्स। आप आंसर लाइव चैट बॉक्स में दें, कमेंट फिर जब लाइव क्लास हमारी ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका कोई इश्यू हो या कोई क्वेश्चन हो तो उस समय आप उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसका बिल्कुल डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुणसूत्र में जीन से जीन की दूरी मापने की इकाई क्या कहलाएगी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए सेंटीमॉर्गन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र में लगे होते हैं जीन। गुणसूत्र में क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। और जीन के जो बीच की दूरी होती है या आपस में जो डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है या जिस यूनिट या इकाई का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है सेंटीमॉर्गन। क्या कहलाती है, सेंटीमॉर्गन कहलाती है। अगला सवाल है हमारा, पादपों में रसारोहण मार्ग होता है। अब आपको बताना है पादपों में रसारोहण मार्ग होता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करके लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और स्टूडेंट बहुत कम जुड़े हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट बहुत कम जुड़े हैं। प्लीज़ आप वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करिए। और कल से हो सकता है मैं वीडियो का लिंक आपको दोपहर में ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो के लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े। सबका जवाब दूंगा मैं, अभी सबका जवाब दूंगा। वीडियो लाइव क्लास जब ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप अपने सवाल रखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है, तो पादपों में रसारोहण मार्ग होता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन डी सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जाइलम। जिसने ए ऑप्शन वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पादपों में रसारोहण का मार्ग होता है वो होता है जाइलम। अब बता देता हूँ मैं क्या चीज़ होती है ये और इसमें क्या होता है। पहले तो सबसे पहले तो देखिए रसारोहण क्या होता है। देखो रसारोहण का मतलब होता है पौधों की जो जड़ें होती हैं वो होती है मिट्टी के अंदर और वो वहाँ से पोषक तत्व और जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। पोषक तत्व और जल का अवशोषण करती है और उनको अवशोषण करने के बाद में तने के माध्यम से पौधे के संपूर्ण भागों में उसको पहुँचाया जाता है। पौधे के संपूर्ण भागों में उसको पहुँचाया जाता है और ये ही विधि कहलाती है रसारोहण। ये विधि क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। और रसारोहण के अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है रसारोहण का सहसंजनवाद। कौन सा सिद्धांत है, रसारोहण का सहसंजनवाद है। जो किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था, ये दिया था डिक्सन और जोली नामक 2 साइंटिस्ट ने दिया था।
और जो रसारोहण का सहसंजनवाद सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है कि जल के अणुओं के मध्य में दबाव बनता है, जिसके कारण वे नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हैं और पौधे के संपूर्ण भाग में फैल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पादपों में रसारोहण का मार्ग क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम एक लंबी सी लाइन होती है और फ्लोएम भी लंबी सी लाइन होती है जो तने के मध्य में पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा जब आप नॉर्मली पेड़ वगैरह काटते हैं तो जो तना होता है उसके बीच में एक अलग लाइन होती है और चारों तरफ एक अलग प्रकार की लकड़ी होती है, तो वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जिकाय और ऑप्शन डी हरितलवक। अब आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है निम्न में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? केंद्रक या राइबोसोम या गोल्जिकाय या हरितलवक? कमेंट करके बताइए लाइव चैट बॉक्स में। जिसने जवाब दिया है राइबोसोम, बिल्कुल सही जवाब है उनका। राइबोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखो ये एक कोशिका का चित्र है, ये एक कोशिका का चित्र है। इसमें देखो बीच में जो अंग दिया गया है या कोशिकांग दिया गया है वो तो है न्यूक्लियस या जिसको केंद्रक बोला जाता है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये कण दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये है राइबोसोम। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है? वो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कौन कहलाएगा? कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहलाएगा राइबोसोम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में कौन सा बंध होता है? देखो, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में कौन सा बंध होता है? ऑप्शन ए पेप्टाइड बंध, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन सी अल्फा बॉन्ड और ऑप्शन डी डबल बॉन्ड। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। फिर इसके बारे में मैं 2-3 जानकारियाँ और दूंगा आपको। डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना या मॉडल होता है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, अल्फा बॉन्ड या डबल बॉन्ड? जल्दी से बताइए। जिसने बी वाला ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है और जिसने ए दिया है उनका गलत है। तो जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, देखो ये ऐसी संरचना होती है, ये ऐसी संरचना होती है और इनमें ये देखो ये जो बीच में ये बंध है, ये कौन सा बंध है? ये है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध है। और हाइड्रोजन बंध किनको जोड़ता है? पिरिमिडीन क्षारकों को जोड़े रहता है। पिरिमिडीन क्षारक कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन 4 पिरिमिडीन क्षारक होते हैं जो किस बंध से जुड़े होते हैं? ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में कौन सा बंध होता है, तो कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं उनके मध्य कौन सा बंध होता है? उनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड भी जिसको बोला जाता है। अगला सवाल है, देखो ये वापस से 4 नंबर आ गया, 4 नहीं ये नंबर 5 है। मानव शरीर के कौन से भाग में अमोनिया यूरिया में बदल जाता है? मानव शरीर के कौन से भाग में अमोनिया यूरिया में बदल जाता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी प्लीहा। अब आपको कमेंट करके बताना है मानव शरीर के कौन से भाग में अमोनिया यूरिया में बदल जाता है, बताना है आपको। आमाशय, अग्नाशय, यकृत और प्लीहा बताना है आपको। कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यूरिया अमोनिया यूरिया में कहाँ बदलता है। जिसने ऑप्शन दिया है सी वाला यकृत, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो यकृत होता है वहाँ पर क्या होता है? अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। यकृत के समय क्या होता है? अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। और देखो ये यकृत की संरचना ऐसी होती है, यकृत की संरचना ऐसी होती है जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। एक मानव शरीर में 2 यकृत या 2 किडनियाँ होती हैं। एक मानव शरीर में 2 यकृत या 2 किडनियाँ होती हैं। किडनी का काम क्या होता है? शरीर में जितने भी तरल पदार्थ आ रहे हैं उन तरल पदार्थों से
अशुद्धि को शरीर के बाहर निकालना। और अशुद्धि को शरीर के बाहर कैसे निकालती है वो? अशुद्धि को शरीर से बाहर मूत्र मार्ग से निकालती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो मानव शरीर का जो उत्सर्जित उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है। कल मैंने आपको बताया था मानव शरीर का उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है। अगला सवाल है, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये 4 नहीं है, 5 हो गया था कंप्लीट, अपना 6 है ये। कॉकरोच में मेलपीगी नलिकाओं का कार्य क्या होता है? देखो कॉकरोच या तिलचट्टा आप जानते ही हो, उसमें मेलपीगी नलिकाओं का कार्य पूछा है। ऑप्शन है पाचन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी गमन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या गमन। कॉकरोच में मेलपीगी नलिकाओं का कार्य बताना है आपको, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या गमन। जिसने ऑप्शन सी वाला दिया है जवाब, सी वाला जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कॉकरोच में मेलपीगी नलिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का होता है। उनका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का होता है। वो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होती है। अब देखो ये कॉकरोच का एक सिंपल सा लेआउट डायग्राम है, जिसमें ये वाला जो भाग है ये कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र है और यहाँ पर इस प्रकार की नलिकाएं होती हैं, ये मेलपीगी नलिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की नलिकाएं होती हैं कॉकरोच के शरीर के अंदर, जो क्या कहलाती है? जो मुख्य रूप से मेलपीगी नलिकाएं कहलाती है। कॉकरोच के अलावा जितने भी जो कीट होते हैं, जो मध्यम आकार के जो कीट होते हैं, उनमें सब में कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं? उत्सर्जन के लिए मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिड्डी में कौन सी होती है, तो टिड्डी में भी यही मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एटीपी क्या हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊर्जा निर्माण स्थल, ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह और ऑप्शन डी प्रोटीन। अब आपको 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है एटीपी क्या होते हैं। ऊर्जा होता है, ऊर्जा निर्माण स्थल होता है, उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह होता है या प्रोटीन होता है। तो बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एटीपी क्या होता है। देखिए, जिसने बी जवाब दिया है उनका गलत है, जिसने सी जवाब दिया है उनका सही है। जो एटीपी होता है वो क्या होता है? उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह। क्या होता है? उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह होता है। और वो ऊर्जा का एक कण होता है या मॉलिक्यूल होता है जिसमें फॉस्फेट ऊर्जा होती है, और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है फॉस्फेट का, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। अब देखो एटीपी बनते कहाँ पर हैं और एटीपी बनते कब हैं, ये बात भी जान लो आप। देखो, जब श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में एक अंग पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उसी दौरान ऑक्सीश्वसन के माध्यम से एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एटीपी कहाँ पर बनते हैं? एटीपी कोशिका में बनते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट समूह होते हैं, जो फिर टूटकर क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये वो सवाल नहीं है जो आप समझ रहे हो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, फिर उसके बाद में उसका जवाब दीजिए। देखो, मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग द्वारा होती है? क्वेश्चन क्या है? मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग द्वारा होती है? क्वेश्चन जेट में आया हुआ है और सेम एज इट इज ऐसे आया था क्वेश्चन कि मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग से होती है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अब बताना है आपको, अग्रभाग, मध्य भाग, पूंछ या कूटपाद। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किस प्रकार से होती है। 4 ऑप्शन है। मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग द्वारा होती है? मानव शुक्राणुओं की गति कौन से भाग द्वारा होती है? अग्रभाग से, मध्य भाग से, पूंछ से या कूटपाद से? बताना है आपको। जिसने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मानव शुक्राणुओं की गति होती है वो किससे होती है? मानव शुक्राणुओं की गति होती है अग्रभाग से। कहाँ से होती है? अग्रभाग से होती है। ये देखो, ये शुक्राणु का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसमें जो सबसे आगे वाला भाग होता है ये इसका शीर्ष भाग भी कहलाता है, इसका अग्रभाग भी कहलाता है, या इसका सिरा भी कहलाता है, या सिर भी कहलाता है। और इसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में या जीव विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्रोसोम, तो इसको एक्रोसोम भी बोलते हैं। और मानव शुक्राणुओं की
गति को नियंत्रित करने का या गति को प्रदान करने का या ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? ये एक्रोसोम करता है। ये इसका अग्रभाग होता है। ये क्या होता है? इसका अग्रभाग होता है और ये शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसको ऊर्जा प्रदान करता है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है? ऑप्शन ए अजोला, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी ओसिलेरिया और ऑप्शन डी फर्निया। 4 ऑप्शन है, एजोला, हाइड्रा, ओसिलेरिया, फर्निया। ये चारों में से बताना है आपको एक ऑप्शन, एजोला, हाइड्रा, ओसिलेरिया या फर्निया। कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है? कौन सा पौधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है बताना है आपको, एजोला, हाइड्रा, ओसिलेरिया या फर्निया। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, उनका जवाब बिल्कुल सही है। जो एजोला होता है ये एक पौधा होता है या एक जलीय फर्न होती है। ये क्या होती है? एक पौधा या एक जलीय फर्न होती है और ये मुख्य रूप से जल में ही उगती है। कहाँ पर उगती है? जल में उगती है। ये देखो, ये एक टैंक बनाया हुआ है और इसके अंदर पानी डाला हुआ है और इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या डाला था? थोड़ी सी मात्रा में एजोला डाला था और ये धीरे धीरे फैलता कितनी, ये देखो कितना एजोला हो गया है। और एजोला का उपयोग हम किस में करते हैं? धान की फसल में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन तत्व को उपलब्ध करवाता है, इसलिए करते हैं। तो जिसने जवाब ए दिया था उनका बिल्कुल सही जवाब था। अगला सवाल है, पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा है? अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल का मुख्य तत्व, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, उसका मुख्य तत्व या केंद्रीय तत्व बात एक ही है। तो बताना है आपको पर्णहरित का केंद्रीय तत्व या मुख्य तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पर्णहरित का जो केंद्रीय तत्व होता है वो कौन सा होता है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लोरोफिल या पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है। जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही जवाब है और जिसने ए जवाब दिया है उनका गलत जवाब है। तो पर्णहरित या मैग्नीशियम जो होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल का मुख्य तत्व या केंद्रीय तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल या क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा हो गया? मैग्नीशियम हो गया। अब देखो ये क्लोरोक्विन क्या चीज़ है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो अभी हाल ही में कोरोना डिजीज़ चल रही है, बहुत बुरी तरह से फैल रही है, ये सब आपको पता होगा। तो उसका जो अभी उपचार ढूंढा गया है वो ढूंढा गया है मलेरिया की दवाई से। मतलब मलेरिया की दवाई से कोरोना के मरीज क्या हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। तो मलेरिया की दवाई से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। तो अब मलेरिया की दवाई में क्या आता है? मलेरिया की दवाई में आता है क्लोरोक्विन। क्या आता है? क्लोरोक्विन आता है। तो आपसे क्वेश्चन ये केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में या फिर आपसे पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में कि जो हाल ही में जो मलेरिया की दवाइयाँ बन रही हैं उसमें पाया जाने वाला इफेक्टिव जो पिगमेंट है या वर्णक है या जो केमिकल सॉल्ट है वो कौन सा है? तो कौन सा है? क्लोरोक्विन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो ट्रेंड में जो कुछ चल रहा होता है उससे रिलेटेड ही 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। तो पूछ लिया जा सकता है कि क्लोरोक्विन का संबंध किससे है या मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है? क्लोरोक्विन से बनाई जाती है। और मलेरिया की दवाई से ही अभी कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। तो पर्णहरित का केंद्रीय तत्व तो हो गया मैग्नीशियम और मलेरिया की दवाई हो गई क्लोरोक्विन। अगला सवाल है, पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल कहलाता है या जल है। ऑप्शन ए केशिका जल, ऑप्शन बी मृदा जल, ऑप्शन सी शोषित जल और ऑप्शन डी क्रांतिक जल। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है। पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है? केशिका जल, मृदा जल, शोषित जल, क्रांतिक जल। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पौधों को जो जल प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है? केशिका जल प्राप्त होता है। यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये है, पौधों की जड़ क्षेत्र के पास में और पौधों की जड़ों के मूल रोम के पास में जहाँ से जल का अवशोषण होता है वहाँ पर जो जल उपलब्ध होता है वो केशिका जल कहलाता है। और उस जल को जड़ें क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं और संपूर्ण पेड़ में वितरित कर देती है। तो क्या होता है? जो ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब है। पौधों को मृदा में प्राप्त होने वाला जल कौन सा होगा? केशिका जल।
अगला सवाल है, बिंदु स्त्राव का कारण है। अब आपको बताना है बिंदु स्त्राव का कारण है, बताना है आपको बिंदु स्त्राव का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए मूल दाब, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है बिंदु स्त्राव का कारण। बिंदु स्त्राव का कारण बताना है आपको। जिसने ऑप्शन बी दिया है गलत है आपका जवाब, और जिसने ऑप्शन ए वाला दिया है सही जवाब है। बिंदु स्त्राव किस कारण होता है? मूल दाब के कारण होता है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बिंदु स्त्राव होता क्या है। बिंदु स्त्राव सबसे पहले तो बिंदु स्त्राव होता है पौधों में या पेड़ों में या पौधों में होता है। अब होता क्या है, बिंदु स्त्राव ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उससे छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती है। उससे क्या होती है? छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती है। वाष्पोत्सर्जन अलग होता है। वाष्पोत्सर्जन में तो अधिक तापमान के कारण जो पत्तियों में जो जल होता है वो क्या करता है, पत्तियों में जो पाया जाने वाला जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ता है। लेकिन बिंदु स्त्राव में क्या होता है, जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो पत्तियों से छोटी छोटी बूंदें स्त्राव के रूप में बाहर निकलती है और वो क्रिया कहलाती है बिंदु स्त्राव। अब वो बिंदु स्त्राव की क्रिया किस कारण होती है? तो वो होती है मूल दाब। मूल यानी कि जो जड़ होती है उसमें विशेष प्रकार का दाब बनता है, और उस दबाव के कारण क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो जल उपस्थित होता है, जो अधिक मात्रा में जो जल उपस्थित होता है वो सूक्ष्म छिद्रों से छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया कहलाती है बिंदु स्त्राव। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो सुबह जो लाइव क्लास लगी थी उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, लेकिन फिर भी वो संख्या में उस संख्या से संतुष्ट नहीं था। लगभग 8 स्टूडेंट ही थे, 8 या 10 स्टूडेंट थे। तो प्लीज़ मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट जुड़िए, ताकि मुझे भी थोड़ा वर्क करने में और आपको पढ़ाने में मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और क्वालिटी वाली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लाइक वाला बटन तो आपको दबाना ही है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब बताना है आपको प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब परिवर्तित होती है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, उत्सर्जन में या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब परिवर्तित होती है। देखो जिसने प्रकाश संश्लेषण वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे होती है ये देखो, अब बताता हूँ मैं आपको। देखो पेड़ पौधों में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और उसी दौरान क्या होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने ये पूछा है इस सवाल में कि जो रासायनिक ऊर्जा या जो एटीपी बनते हैं वो कब बनते हैं या किस क्रिया में बनते हैं। तो वो किस क्रिया में बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनते हैं। जिसने ए ऑप्शन दिया है जवाब में बिल्कुल सही जवाब है आपका। और प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। अब पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधे के किस भाग से होता है, जड़ से होता है, तने से होता है, पौधे के वायवीय भागों से होता है या फूल से होता है। अब आपको बताना है किससे होता है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है आपको जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किससे होता है, जड़ से होता है, तने से होता है, पौधे के वायवीय भागों से होता है या फूल से होता है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे किससे होता है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने डी और बी जवाब दिया है उनका गलत है। देखो जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं, पौधे के वायवीय भाग कौन कौन से होते हैं, पौधे का तना भी हो गया, पौधे की पत्तियां भी हो गई, पौधे के फूल भी हो गए, और जितने भी दूसरे वायवीय भाग होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उसमें क्या होता है, जहाँ जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं उसमें जो उपस्थित जल की मात्रा होती है वो जब तापमान बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है,
तापमान बढ़ जाने के कारण वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वातावरण में उड़ जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ पर होता है? पौधे के वायवीय भागों में, ठीक है। मिट्टी के अंदर वाले जो भाग होते हैं, जैसे जड़ मिट्टी के अंदर होती है, तो उसमें नहीं होता है। अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन मापने के यंत्र क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपको बताना है। मैनोमीटर, पोटोमीटर, स्फेग्नोमीटर और एनीमोमीटर बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र क्या कहलाता है बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे क्या जवाब होगा इसका। जिसने ए जवाब दिया है उनका गलत है और जिसने बी जवाब दिया है उनका सही है। वाष्पोत्सर्जन को मापने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पोटोमीटर। कौन सा होता है? पोटोमीटर होता है। और पोटोमीटर से हम क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन मापते हैं कि कितनी देर में कितना जल पौधों से वाष्पीकरण के रूप में उड़ गया या पौधे को कितनी वाष्पीकरण के द्वारा जल की हानि हुई। वो किससे मापेंगे? पोटोमीटर से मापेंगे। अब स्फेग्नोमीटर तो मैंने आपको बता दिया था स्फेग्नोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। कल बताया था मैंने लाइव क्लास में बताया था। जिसको आता है कमेंट कर दीजिए, जिसको आता है कमेंट कर दीजिए। देखो, स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है जब रक्तचाप बढ़ जाता है या रक्तदाब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? स्फेग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। ये मीटर नहीं मीटर होता है, स्फेग्नोमीटर होता है। ये ब्लड प्रेशर मापने की एक मशीन होती है। देखो, ये जो मैं ऑनलाइन आपको क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद में ये वीडियो सेव हो जाती है, चैनल पर सेव हो जाती है। तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लिया करो ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा सशक्त हो सके और ज़्यादा मजबूत हो सके और आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने लाइव क्लास ली और फिर आपने छोड़ दी तो फिर वो उसका लेना या ना लेना बात बराबर हो जाती है। उसको रिविज़न भी करिए। आप रिविज़न करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। जितना रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र कौन सा होता है? वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र होता है पोटोमीटर और रक्तचाप स्फेग्नोमीटर से। अब एनीमोमीटर तो आप सब जानते ही हैं, वायु की जो गति होती है या स्पीड होती है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये सवाल को मैंने इसीलिए इसमें इंक्लूड किया था। मैंने जब इंक्लूड किया था तो मैंने सोचा था कि स्टूडेंट कहेंगे कि सर इतने इजी सवाल मत पूछो, लेकिन ये सवाल ही ऐसा था, जेट 2012 में आया हुआ सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि इस सवाल को इंक्लूड करता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो मुझे पता है कि आप सारे ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो, समझदार हो, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो होता तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ी सी अपनी नॉलेज की वजह से वो वहाँ पर गलत हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया? इंक्लूड किया। तो अब आपको बताना है मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड या जापान। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ। मेंडल का जन्म बताइए कहाँ पर हुआ। जिसने ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और मेंडल का जो प्रयोग किए थे मेंडल ने, वो मटर के पौधे पर किए थे। अब मटर के पौधे भी अलग अलग होते हैं, एक तो उद्यान मटर होता है, एक फील्ड पी होता है, तो अलग अलग होते हैं। तो जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पे किए थे। किस पे किए थे? उद्यान मटर या गार्डन मटर भी बोला जाता है इसको, तो उस पर किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की, चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में ही समझाऊंगा आपको। अगला सवाल है, लास्ट में लूँगा उस सवाल को मैं। अगला सवाल है, 2 कोशिका को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कहलाता है। 2 कोशिका को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कहलाता है, बताना है आपको। मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, उपयुक्त दोनों ही और कोई नहीं। बताना है आपको। जिसने ऑप्शन ए दिया है गलत है, जिसने ऑप्शन बी दिया है उनका भी गलत है, जिसने ऑप्शन डी दिया है उनका भी गलत है। देखो, जो कोशिका 2 कोशिका होती है वो आपस में किससे जुड़ी होती है? मध्य पटलिका से जुड़ी होती है। लेकिन
मध्य पटलिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिडिल लेमिला बोला जाता है। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? यहाँ पर जवाब सी वाला बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाकर पूछे जाते हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी में उस सवाल को गलत कर बैठते हैं, जबकि आता तो आपको है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और जल्दी में ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन पढ़ने से ही ऑप्शन ही आपको ऐसे घुमाकर दिए जाते हैं कि जो इजी सा सवाल होता है वो आपको टफ लगने लगता है। अब देखो जैसे ही आपने पढ़ा दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ होता है, आपने ऑप्शन पढ़ा ए मध्य पटलिका, हाँ यार मध्य पटलिका ही होता है, सीधा आपने मध्य पटलिका पर टिक कर दिया। आपने आगे वाले ऑप्शन नहीं पढ़े कि मिडिल लेमिला उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों आएगा। मिडिल लेमिला और मध्य पटलिका एक ही चीज़ है, तो उपयुक्त दोनों आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप सवाल का जवाब दीजिए। ठंडे दिमाग से आपको पेपर को सोल्व करना है, यहाँ पर भी और जब आप मेन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे तब भी। अगला सवाल है, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ऑप्शन ए ग्लूकोज का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी वसा का और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ए बी सी डी क्या आंसर होगा। जिसने ए दिया है जवाब बिल्कुल सही है आपका। ग्लूकोज किसका बहुलक होता है? सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का होता है। सेल्यूलोज का जो मुख्य तत्व होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब एक सवाल और, जो कपास होता है उसका जो रेशा होता है उसमें सेल्यूलोज की कितनी मात्रा होती है? कपास का जो रेशा होता है उसमें सेल्यूलोज की कितनी मात्रा होती है? ये आपको कमेंट करके बताना है वीडियो ख़त्म होने के बाद। और आप गूगल सर्च करना, कुछ भी सर्च करना, लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन एक बार वापस सुन लीजिए। ये क्वेश्चन इस क्विज़ के लिए नहीं है, वैसे ही ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि जो कपास होता है उसका जो रेशा होता है उसमें सेल्यूलोज की कितनी मात्रा पाई जाती है, ये आपको बताना है। अभी बता सकते हो, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वरना लाइव क्लास जब ख़त्म हो जाए आपकी तो जो मेन कमेंट आए, मेन कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ आपको। सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? सेल्यूलोज होता है ग्लूकोज का बहुलक। अगला सवाल है, गोल्जिकाय का अन्य नाम है। गोल्जिकाय का अन्य नाम क्या है? डेल्टन कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, इडियोसोम और उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको गोल्जिकाय का अन्य नाम क्या है। गोल्जिकाय का अन्य नाम क्या है बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए ए बी सी डी क्या होगा इसका जवाब। क्या बता पाओगे आप इसका जवाब? जल्दी से बताइए। गोल्जिकाय का अन्य नाम, जिसने जवाब दिया है डी उपयुक्त सभी, उसका जवाब बिल्कुल सही है। जो गोल्जिकाय होता है उसके नाम क्या है? इडियोसोम भी बोला जाता है, डिक्टियोसोम भी बोला जाता है और डेल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, और इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके 3-4 नाम हैं और वो हर बार कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल पूछता है आपसे, क्योंकि आप एक नाम याद करके जाते हो और याद तो क्वेश्चन होता है आपको, लेकिन उसने घुमा के पूछ लिया, आपकी हवा निकल गई और आप वहाँ पर गलत कर बैठते हो। इसीलिए जिस भी कोशिकांक के या किसी भी चीज़ के 2 या 2 से अधिक नाम दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो गोल्जिकाय का अन्य नाम क्या है? गोल्जिकाय का अन्य नाम है डेल्टन कॉम्प्लेक्स। क्या है? डेल्टन कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए डेल्टन कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, इडियोसोम, उपयुक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो 3 ऑप्शन है डेल्टन कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, इडियोसोम, तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे? तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। गोल्जिकाय का नाम क्या है? डेल्टन कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम या इडियोसोम। मैं अभी ज़्यादा तेज़ इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो हमारा क्लासरूम है वो ऐसी जगह पर है जिसके पास में रोड है और वहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकलती है, कुछ गाना बजाते हुए निकलते हैं, कुछ क्या बजाते हुए निकलते हैं। तो इससे क्या, अगर वो गाना थोड़ा सा भी अगर इसमें रिकॉर्ड हो जाता है तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अगर मैं कभी कोई साउंड थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं या कुछ बोलूं या आपको समझ में नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि क्लासरूम जो है वो रोड के नज़दीक है। कभी कोई गाड़ी निकलती है, कभी कोई गाड़ी निकलती है, जिससे साउंड होती है क्रिएट, और वो साउंड आपको परेशान कर सकती है और चैनल के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए अभी मैं ऐसे बोला था। ठीक है, अगला देखिए, अभी भी आवाज़ आ रही है तो क्या कर सकता हूँ मैं। अगला सवाल है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? राइबोसोम, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक।
बताना है आपको कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है डी केंद्रक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। देखो ये केंद्रक की संरचना ऐसी होती है और ये क्या होता है? कोशिका को नियंत्रित करता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका की जो कंट्रोलर होता है कोशिका का, या कोशिका को कंट्रोल करने वाला, या कोशिका का मस्तिष्क जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और ये सबसे बड़ा कोशिकांग भी होता है। कोशिका की खोज तो आप सबको पता है, केंद्रक की खोज किसने की थी? बता सकता है कोई? एनीवन? कमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर जीवित कोशिका की खोज पूछ ली जाए तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है गांठ गोभी का खाने वाला भाग है। देखो गांठ गोभी का खाने वाला भाग है। गांठ गोभी ऐसी होती है गांठ गोभी। और गांठ गोभी मुख्य रूप से गोभी वर्गीय सब्जियों में आती है। अब आपको बताना है गांठ गोभी का खाने वाला भाग कौन सा है? जड़, तना, पत्ती, फूल। जड़, तना, फूल, पत्ती। जड़, तना, फूल, पत्ती। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका जवाब? ABCD बताना है आपको। गांठ गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होगा? बताना है आपको। जड़, तना, पत्ती, फूल। कमेंट करिए। जिसने जवाब दिया है तना, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गांठ गोभी होती है उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है? उसका खाने वाला भाग होता है तना। क्या होता है? तना होता है। ये मुख्य रूप से गोभी वर्गीय सब्जियों में आती है। देखो गोभी भी 4 या 5 प्रकार की होती है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जनरल क्वेश्चन है, कभी कभार आपसे इंटरव्यू में या आपसे आपके BSc में जब आप वाइवा दोगे तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, या 12th क्लास के हो तो आपने वाइवा दिया होगा 12th में प्रैक्टिकल के बाद में, तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। गोभी देखो कौन कौन सी होती है। गोभी एक होती है फूल गोभी, एक होती है पत्ता गोभी, एक होती है गांठ गोभी, एक होती है ग्रीन गोभी जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ब्रोकली। जो होती तो फूल गोभी की तरह ही है, पर उसका जो संरचना होती है वो फूल गोभी की तरह ही होती है, लेकिन वो लंबी होती है और उसका कलर क्या होता है? थोड़ा सा हरा होता है। उसको बोलते हैं हम ग्रीन गोभी, या फिर उसको हम बोलते हैं ब्रोकली। और एक गोभी और होती है जिसको हम बोलते हैं सेवोई। अब सेवोई कैसी होती है? अभी मैं आपको वो पिक्चर नहीं दिखा सकता, लेकिन सेवोई, आपने पत्ता गोभी तो आप सबने देखी है। पत्ता गोभी का कलर होता है हरा और सफ़ेद, ठीक है। अब उस हरे और सफ़ेद कलर को आप नीला बैंगनी कलर कर दीजिए, बस इतना ही अंतर होता है। नीला बैंगनी कलर अगर आपने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेवोई। क्या हो जाएगा? सेवोई हो जाएगा। तो गोभी 5 प्रकार की होती है, कभी आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। तो गांठ गोभी का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? तना हो जाएगा। ये देखो ये गांठ गोभी की पिक्चर यहाँ पर है, और ये जो मेन चीज़ है ये यहाँ पर ये तने से शाखाएं निकली हुई हैं, इन सबको हटा देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं? मुख्य रूप से सलाद के लिए खाया जाता है। इसको मुख्य रूप से किस लिए खाया जाता है? सलाद के लिए खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और सलाद में इसका उपयोग बड़े बड़े जो होटल्स और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग। अगला सवाल है क्रूसीफेरी कुल का नया नाम क्या है? अगला सवाल है क्रूसीफेरी कुल का नया नाम क्या है? बताना है आपको। एस्ट्रेसी, पोमेलेसी, ब्रेसिकेसी और बुराजिनेसी। 4 ऑप्शन हैं, 4 सेकंड का समय है आपके पास। कमेंट करके बताइए क्रूसीफेरी कुल का नया नाम क्या है? क्रूसीफेरी कुल का नया नाम क्या है? अगर आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाए कि गोभी या फूल गोभी या पत्ता गोभी किस कुल से संबंधित हैं और वहाँ पर क्रूसीफेरी नाम नहीं दिया और ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप कौन सा क्लिक करोगे? कमेंट करके बताइए। जिसने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जिसने सी ऑप्शन वाला आंसर किया है बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रूसीफेरी कुल का जो नया नाम है वो है ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी कुल का नया नाम क्या है? क्रूसीफेरी कुल का नया नाम है ब्रेसिकेसी। क्या नाम है? ब्रेसिकेसी है। और ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अब कमल तो सब जानते हैं कि हाँ कमल है सर, अब लेकिन आपको इन नाम में से बताना है कि कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जेट में बायोलॉजी सेगमेंट में पूछा गया सवाल है ये कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ए निलंबो न्यूसिफेरा, ऑप्शन बी टिकोलीमा एंडुलेटा, ऑप्शन सी बावरिया ओवेस और ऑप्शन डी ऑयल लोटस। बताना है आपको
4 ऑप्शन है, कौन सा जवाब सही होगा? देखो, जिसने डी जवाब दिया है आपका गलत है, जिसने बी जवाब दिया है आपका भी गलत है, और जिसने ए जवाब दिया है उनका सही है। तो जो कमल का पौधा होता है वो राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है, कमल का जो फूल होता है वो राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफोरा। निलंबो न्यूसीफोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इजी वे में पूछा जाए। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? निलंबो न्यूसीफोरा कमल का होता है, और कमल को इंग्लिश में बोलते हैं लोटस। ऑयल लोटस नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोटस बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा होता है कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल ऐसा होता है। अगला सवाल है, एक पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है? एक पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए पुष्प का जीवन काल, ऑप्शन बी पुष्प का वजन, ऑप्शन सी पुष्प का लक्षण, और ऑप्शन डी पुष्प की आयु। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपको। जो पुष्प सूत्र होता है वो जानते हो आप सब बायोलॉजी पढ़ी है आपने 11th और 12th में। पुष्प सूत्र क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पुष्प सूत्र बताना है आपको। क्या दर्शाता है? जीवन काल, वजन, लक्षण, आयु। 4 ऑप्शन है। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पुष्प का जो लक्षण होता है वो दर्शाता है पुष्प सूत्र। पुष्प का जो लक्षण होता है वो कौन दर्शाता है? पुष्प सूत्र दर्शाता है। उस पुष्प सूत्र में क्या क्या जानकारी होती है? उस पुष्प सूत्र में जानकारी होती है कि वो पुष्प जो है वो किस कुल से संबंधित है, उस पुष्प में नर भाग है या मादा भाग है, उस पुष्प की जो कलर है या आकार है या आकृति है वो किस प्रकार की है, वो किस पौधे का पुष्प है, ये सारी जानकारी किस में होती है? पुष्प सूत्र में होती है। किस में होती है? पुष्प सूत्र में होती है। इसलिए पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है? पुष्प का लक्षण दर्शाता है। अगला सवाल है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रंगीन वर्णक या प्राकृतिक होता है? बताना है आपको। ये देखो, ये टमाटर की पिक्चर्स भी लगाई है आज तो। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? धीरे धीरे क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी, धीरे धीरे और भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बस आप थोड़ा सा लाइव क्लास में संख्या बढ़ाइए, थोड़ी संख्या कम है, संख्या को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आए, ठीक है। तो बताना है आपको। देखो, टमाटर का लाल रंग अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी रंगीन वर्णक और ऑप्शन डी प्राकृतिक। 4 ऑप्शन है। जिसने जवाब दिया है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट को हम हिंदी में बोलते हैं लवक, और क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। तो जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है उसके कारण तो पौधों का रंग सिर्फ और सिर्फ हरा होता है। अगर हरा पूछ लिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट। अगर हरे के अलावा और दूसरे जितने भी रंग हैं, लाल, पीला, नीला, काला, बैंगनी, सफ़ेद, वो सारे ही जो कलर होते हैं वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिनको लवक भी बोला जाता है। और कोशिका में बहुत सारे लवक पाए जाते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लिया जाए कि जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, और पिगमेंट दे दिए वहाँ पर आपको अलग अलग, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन और दूसरे पिगमेंट दे दिए, तब टमाटर का लाल रंग किसके कारण होगा? तब टमाटर का लाल रंग होगा लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। किसके कारण होगा? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होगा। किसके कारण होगा? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होगा। और जो लाइकोपीन पिगमेंट होता है वो ही एक्चुअल में क्या होता है? वो ही एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट होता है या लवक होता है। वो ही क्या होता है? एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट या लवक होता है, और उसी के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल लाल होता है, ठीक है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंड्रोम क्या होता है? बताना है आपको। सिंड्रोम क्या होता है? बताना है आपको कमेंट करके। सिंड्रोम क्या होता है? एक विशेष रोग, रोगों का समूह, शरीर का विकृत भाग या उत्परिवर्तित रोग। 4 ऑप्शन है। कमेंट करिए लाइव चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बताना है आपको।
सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम क्या होता है बताना है आपको। एक रोग विशेष, रोगों का समूह, शरीर का विकृत भाग या उत्परिवर्तित भाग। देखो जिसने ऑप्शन बी दिया है रोगों का समूह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होता है सिंड्रोम? क्या होता है सिंड्रोम? होता है एक रोगों का समूह जिसमें रोग, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। वो क्या कहलाता है? वो रोगों का समूह कहलाता है, उसको सिंड्रोम बोलते हैं इंग्लिश में। तो सिंड्रोम हो गया रोगों का समूह। अब देखो कल भी लाइव क्लास लगी थी, उस लाइव क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए थे उनकी फ़ोटो है ये। वैसे तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने जवाब दिए थे, लेकिन इस वीडियो के बनने से, क्लास के बनने से पहले, क्योंकि क्लास जब बनती है तो इसका जो पहले मटेरियल तैयार होता है कंप्यूटर में, बाकायदा ये डाटा, ये लिखना वगैरह सब कुछ तैयार होता है, फिर उसके बाद में उसको डाटा जब स्लाइड्स, फिर उसके बाद में ऑनलाइन स्लाइड्स चलाई जाती हैं, तो पहले ही डाटा तैयार कर लिया जाता है। तो डाटा तैयार होने तक जिन ने फ़ोटोज़ भेज दिए थे उनके फ़ोटोज़ ये हैं, ये 4 लोग हैं, इन्होंने फ़ोटोज़ भेजे अपने, और ये ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत सही जवाब देते हैं ये लाइव चैट बॉक्स में। तो एक बार इनके लिए अपने मन में ही ताली बजा लो, अपने मन में ही इनके लिए ताली बजा लो, अच्छे स्टूडेंट हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं वो प्लीज़ अपना फ़ोटो भेजिए, मुझे अपना फ़ोटो भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। देखो ये व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर फ़ोटो भेजिए। देखो कितना साउंड हो रहा है, रोड पर इतना साउंड है कि मुझे तेज़ बोलना पड़ता है बार बार। ये इनकी फ़ोटो है, व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है नीचे, तो व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो भेजना मुझे, और इनके लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूं कि आप सबकी फ़ोटो दिखाऊं मैं, क्योंकि सारे ही आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट थे। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। तो मैंने सिंड्रोम पहले बता ही दिया आपको। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम विभिन्न रोगों का समूह क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। अब यहाँ पर पूछा है आपसे कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, तो X0, XXY, XYY, XXYY। अब आपको जवाब देना है इसका, ऑप्शन A B C D। क्या जवाब होगा इसका? ऑप्शन A B C D जवाब देना है आपको। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन A B C D। जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये एक तो X गुणसूत्र है, एक तो X गुणसूत्र है, और जो दूसरा है वो 0 है, यानी कि यहाँ वाला जो गुणसूत्र था, X वाला जो गुणसूत्र था, वो गुणसूत्र मिसिंग है, और इस गुणसूत्र के मिस होने के कारण ही क्या है? टर्नर सिंड्रोम हुआ है। इस गुणसूत्र के मिक्स होने के कारण ही टर्नर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो क्यों होता है, वो होता है X गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण। और जो X गुणसूत्र होता है वो कौन सा गुणसूत्र होता है? वो लिंग गुणसूत्र होता है, और सिर्फ मादा में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। जब ये X गुणसूत्र गायब हो जाता है तो X गुणसूत्र के गायब होने के बाद में टर्नर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? टर्नर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो लिंग गुणसूत्र होगा X, अगर वो गायब हो गया या वो समय पर नहीं आया तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। और ये रोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में ये रोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र से होता है? अब आपको बताना है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र से होता है, या गुणसूत्र की कौन सी हरकत से होता है। ऑप्शन ए 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र की कमी से, ऑप्शन सी 21वें गुणसूत्र के टूटने से, और ऑप्शन डी कोई नहीं। जवाब देना है आपको। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 21वें गुणसूत्र की कमी, 21वें गुणसूत्र के टूटने से, या कोई नहीं। देखो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो होता है 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण। यानी 21वें गुणसूत्र की जब एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है तो गुणसूत्र 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। लेकिन जब जो 21वां गुणसूत्र होता है वो उसकी एक कॉपी बन गई एक्स्ट्रा, तो गुणसूत्र कितने हो गए? 46 की जगह गुणसूत्र हो गए 47। और इस अवस्था को डाउनी सिंड्रोम बोला जाता है, या इस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। और ये जो रोग होता है
इस रोग में क्या होता है कि मुख्य रूप से शरीर का जो विकास होता है वो बहुत देरी से होता है, चेहरा छोटा रह जाता है, चेहरा क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है, और शरीर भी छोटा रह जाता है, मंद बुद्धि का रह जाता है। जो भी जिस भी मनुष्य में ये रोग होता है वो बहुत ही छोटी, उसका शरीर छोटा रह जाता है और छोटी बुद्धि का वो रह जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और कौन से गुणसूत्र की कमी से होता है। अगला सवाल है, खनिज व लौह तत्व की कमी से आरबीसी का नहीं बनना कहलाता है। ऑप्शन ए पेलिग्रा, ऑप्शन सी स्क्रवी, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि खनिज व लौह तत्व की कमी से आरबीसी जब नहीं बनेगी तो कौन सी स्थिति पैदा होगी शरीर में। पेलिग्रा, स्क्रवी, एनीमिया कोई नहीं। जब शरीर में खनिज तत्व और लौह तत्व की कमी हो जाती है तो आरबीसी बनना बंद कर देती है, और जब आरबीसी बनना बंद कर देती है तो उस स्थिति में हमें एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? उस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं, और इस एनीमिया को हम सामान्य भाषा में खून की कमी होना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खून की कमी होना भी कहते हैं। और इस स्थिति में मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होने के साथ साथ उसमें कमजोरी आ जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है। और ये सारी ही अवस्थाएं, ये सारे ही जो लक्षण हैं ये एनीमिया के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? एनीमिया के लक्षण हैं। अब एनीमिया रोग जो होता है वो खनिज या लौह तत्व जब शरीर में कम हो गया तो कम होते ही आरबीसी नहीं बनेगी, और जब आरबीसी नहीं बनेगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी और शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ये लक्षण इसके कहलाते हैं। तो ये सवाल ऐसे ही घुमाकर पूछे जाते हैं, बार बार ये सवाल ऐसे ही घुमाकर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसीलिए ये सवाल इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि इनमें इन सवाल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके वो क्लियर होते हैं वो तो आसानी से इनका जवाब दे देते हैं, और जो जल्दी जल्दी में देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं सही सवाल को, ऑप्शन सही नहीं पढ़ते हैं, फिर उनका ये सवाल गलत होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को ध्यान से पहले पढ़िए, फिर उसके बाद में उसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, तो अगला सवाल है, वायरस का बाह्य प्रोटीन आवरण कहलाता है। बताना है आपको, वायरस का बाह्य प्रोटीन आवरण कहलाता है। ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी वायरियोन, ऑप्शन सी प्रियोन और ऑप्शन डी कैप्सिड। अब बताना है आपको टोनोप्लास्ट, वायरियोन, प्रियोन या कैप्सिड। देखो ये यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, ये अंदर है आरएनए और ये बाहर जो संरचना है ये प्रोटीन की संरचना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन सब्सटेंस, या सब यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, प्रोटीन सब यूनिट। अब बताना है आपको वायरस का बाह्य आवरण क्या कहलाता है या बाह्य प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है। जिसने जवाब दिया है टोनोप्लास्ट, वायरियोन, प्रियोन, उनका तीनों का गलत है, और जिसने कैप्सिड जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखो ये कैप्सिड संरचना है, ये संरचना किसकी है? कैप्सिड की संरचना है। ये कैप्सिड का एक टुकड़ा है या एक सेगमेंट है, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग किसकी होती है? ये वायरस के बाहर की कवरिंग होती है। तो वायरस का जो बाह्य चमड़ी कह दो वायरस की, या बाह्य आवरण कह दो, या प्रोटीन चोल कह दो, कुछ भी कह दो, वो किसका बना होगा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैप्सिड। बना तो प्रोटीन का ही होगा वो, लेकिन क्या कहलाएगा? कैप्सिड कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मैंने जो बीच में एक सवाल आया था, मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा आपको, वो सवाल वापस से आ गया, बता देता हूँ अब आपको। क्योंकि उस सवाल में क्या था, उस सवाल में पिक्चर नहीं थी और ये पिक्चर से समझाना आपको बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इस सवाल को लास्ट में डाला। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रवण करती है कहलाती है। थायराइड, एड्रेनलिन, पीयूष और यकृत। 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। थायराइड, एड्रेनलिन, पीयूष और यकृत बताना है आपको। जिसने ऑप्शन ए दिया है थायराइड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने ऑप्शन ए दिया है थायराइड, बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। ये मानव शरीर होता है, इसमें ये देखो ये गला होता है और इसके पास होता है कंठ, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। और ये कंठ ही क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होती है। कंठ क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। और यहाँ पर थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। और ये थायराइड हार्मोन शरीर की ग्रोथ, विकास और सबके लिए ज़रूरी होता है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो यहाँ पर देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें थायराइड वगैरह की कमी होती है, तो उनसे कभी कभी जोड़ों का दर्द होता है, और जो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो होती है, और जो गले से रिलेटेड बीमारी होती है वो उत्पन्न हो जाती है।
तो थायराइड की कमी, थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से गले और हड्डियों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हमारी जो क्लास थी वो ठीक ठाक रही, क्योंकि स्टूडेंट उम्मीद से काफ़ी कम थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने मेरा काम कर दिया है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल इससे भी शानदार क्लास में और इससे भी शानदार क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। फिर से सुबह 11 बजे वैसे ही हम मिलेंगे और शाम को वापस से 8:30 बजे हम मिलेंगे। मुलाकात होती रहेगी, तैयारी होती रहेगी। बस आप थोड़ा सा अपना जो सहयोग है वो दिखाइए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। 30-35 स्टूडेंट अगर लाइव आते हैं ना, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम जो हमारे दूसरे सर हैं वो केमिस्ट्री वाले जो सर हैं उनके साथ में लाइव क्लासेस केमिस्ट्री की शुरू करूं। मैं जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहता हूं, लेकिन 30-35 स्टूडेंट के बिना फिर मज़ा नहीं है लाइव क्लास का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ये जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ये यहाँ पर शो हो रहा है। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप है, फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, फेसबुक पे हमारा पेज भी है। वहाँ भी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ पोस्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ मैं। और ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताए ये वहाँ पर मिल जाएंगे आपको सारे, ठीक है। तो आपने जो सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए सभी को एक बार फिर से थैंक यू। और फिर से मिलेंगे कल सुबह 11 बजे एक नई क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।